दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों बायोलॉजी की स्पेशल सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस तरह की सीरीज हम लोगों ने केमिस्ट्री में कवर किया, जिसमें 50 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का संकलन लेकर मैं आया हूं। तो स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में दिया गया, अभी मैं सोचा कि बायोलॉजी में भी इस तरह की सीरीज आपको दी जानी चाहिए ताकि आपकी तैयारी और भी ज्यादा अच्छे से हो पाए। एक बात और याद रखेगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिर कोई भी जीएस का सब्जेक्ट हो, ज्यादातर सब्जेक्ट स्टडी 91 पर डिटेल से पढ़ाए गए। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो ये ना जाने कि यहां पर केवल क्वेश्चन आंसर सीरीज ही कराया जाता है। यहां पर सबसे पहले विषय को डिटेल से पढ़ाया जा चुका है, अब क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं ताकि मजे के साथ मैं आपसे बातचीत कर पाऊं और आपको भी समझ में आ पाए कि मैं ये उत्तर क्यों दे रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज में जैसे मैं आपको बताऊंगा चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। पता है आप गलती क्या करते हो? आप कहते हो अरस्तु को, आप भूल जाते हो। उस समय आप ध्यान नहीं देते हैं कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान का पिता नहीं कहा जाता है। तो कंफ्यूजन होता है, एक एक वर्ड मैं बताऊंगा कि कहां पर आपसे मिस्टेक होता है। जैसे और भी है, पूछा ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है, विषाणु की खोज किसने किया, फलों के छिलके एवं फूलों में कौन सा लवक पाया जाता है, किस पौधे का बीज फल से नहीं ढका होता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते जाते रहते हैं। तो इन्हीं सब प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले। बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, बायोलॉजी विषय से संबंधित क्वेश्चन आंसर को अटेंड करने जा रहे हैं। इसी तरह मैं अलग अलग विषय की सीरीज भी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हो चुके हैं आप? एक बात और याद रखिए, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। अगर आप नहीं डाउनलोड किए हैं तो जाइए जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो पाएगी। यहां पर दोस्तों सब्जेक्ट वाइज वीडियो क्लास, एग्जाम वाइज वीडियो क्लास और न जाने क्या क्या चीजें दिया गया है, मैं इतने से छोटे से वीडियो में आपको बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? जल्दी से बताइए। शरीर में जो तापमान होता है ना, इस ताप का नियंत्रण शरीर का कौन सा अंग करता है? ये सब जुड़ा हुआ है, आपको पढ़ाया गया था जब मैं आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ा रहा था, उस समय बताया गया था। जल्दी से बताइए, शरीर में जो ताप है उसका नियंत्रण कौन सा, मस्तिष्क का कौन सा अंग करता है? देखिए आपने सुना होगा मेडुला ऑब्लिगेंटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रम का नाम सुना होगा, सेरिबेलम का नाम सुना होगा, हाइपोथैलेमस का नाम सुना होगा। ये 3-4 नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, अगर कभी हाइपोथैलेमस आए तो याद रखिए शरीर की गर्मी, प्यार वगैरह या फिर ये सारी चीजें वो अटेंड करता है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर क्या दे रहा है, देखिए शरीर में ताप, तो शरीर में गर्मी मतलब शरीर में ताप, इसका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। एक होता है सेरिबेलम, क्या होता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। सेरिबेलम, बेलम, बेलन से याद रखिए, बेलन, बेलन याद रखिए। तो बेलन कभी आप ऐसे खड़ा करिए, खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा संतुलित अवस्था में खड़ा होता है। बेलन माने अरे रोटी बेलने का, बेलने की बात करो तो बेलम, जैसे बेलना खड़ा हो जाता है वैसे व्यक्ति को खड़ा होना, व्यक्ति जो चलता है इसके लिए पूरा का पूरा उसका शरीर नियंत्रित होता है, बैलेंस होता है, नहीं तो गिर जाएगा। छोटे बच्चे गिर जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उनका सेरिबेलम उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है, सेरिबेलम में काम करता है। ठीक है, इसी तरह से आप याद रखिएगा, आगे और भी क्वेश्चन आएगा। तो शरीर में तापमान का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैला है जो गर्मी को नियंत्रित करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डिटेल में बताऊंगा, सुनो ध्यान से। हीमोग्लोबिन आप सभी को पता, सब सुना सुना सा नाम है। एक्चुअली में दोस्तों हीमोग्लोबिन का नाम सुना था भाई आपने, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, वो तो अलग बात है। आप याद कैसे करोगे? देखो जो हीमो शब्द है ना, हीमो शब्द का मतलब होता है आयरन से। किससे होता है? आयरन से। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हुई तो जान लो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी हुई, जब खून ही कम हो गया तो हीमोग्लोबिन तो कम हो ही जाएगा। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया या खून कम हो गया तो उसी अवस्था को कहा, एक रोग होता है उसका नाम है एनीमिया रोग। कौन सा? एनीमिया रोग। एक और प्रश्न आपसे पूछ लेता है, एनीमिया रोग किससे संबंधित है? बताएंगे, क्या बताएंगे? जल्दी बताइए। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग में शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, आयरन की कमी से कौन सा
रोग होता है। देखो सब जुड़ा हुआ है भाई अपने में, ठीक है। अब ये आपको पढ़ने में मजा आ रहा है ना, मजा इसलिए आ रहा है एक बार पढ़ा चुका हूं, एक बार पूरी बायोलॉजी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मजा आ रहा है और इसीलिए मैं आपको मजा दे भी पा रहा हूं, ठीक है। तो जब कभी आयरन की शरीर में कमी हो जाती है तो याद रखिए हीमोग्लोबिन की भी हो जाएगी, रक्त की भी कमी हो जाएगी और एनीमिया रोग हो ही जाएगा। दोस्तों इसी को कई लोग बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी से रोग होने वाला रोग कौन सा है, उसको भी लोग एनीमिया बोलते हैं। क्यों? अरे यार रक्त का काम हमारे शरीर में क्या होता है बताओ, रक्त का काम क्या होता है नहीं पता आपको? ब्लड का काम क्या होता है शरीर में? ब्लड का काम होता है शरीर के एक एक कोशिका, एक एक अंगों तक ऑक्सीजन का संवहन करना, ये ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। तो अगर रक्त ही शरीर में कम है, हीमोग्लोबिन ही शरीर में कम है, तो बोलो ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगा? तो ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग? बात मतलब घुमा फिरा के आपसे एक ही प्रश्न पूछा जाता है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। चलिए अगला देखिए, मानव में रुधिर उत्पत्ति किससे होता है? शरीर में ये ब्लड की उत्पत्ति होती कैसे है? तो जब भ्रूण में बच्चा होता है उस समय ब्लड बनता है, ठीक है। ब्लड को कोलाइडीबिलेन कहा जाता है, ठीक है। ब्लड जो होता है लाल रंग का, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कोलाइडीबिलेन होता है और ये बनता है भ्रूण की मीसोडर्म जो है होता है भ्रूण में, उससे बनता है जाकर के ब्लड, ठीक है। तो बच्चों की बात हो रही है, वहां पे आप ध्यान दीजिएगा, मीसोडर्म, ठीक है। चलो इसको ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग जो शरीर को संतुलित और मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। अभी बताया मैंने आपको, शरीर को संतुलित करना, आपको चलना है, संतुलित करता है, आपको इधर जाना है, मुड़ जाना है, ठीक है, ये संतुलित करता है। संतुलित करने वाला काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए सेरिबेलम। है उत्तर, गलत नहीं होगा, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से दोस्तों जिस दिन मैं सारे सब्जेक्ट का स्टार्ट करा दिया प्रैक्टिस ना, मजा आ जाएगा जान लो आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिए, बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करता है। ब्रेन वाली बात आ गई, ठीक है। तो मैंने बताया सेरिबेलम एक होता है, एक सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो यहां पे सेरिब्रम आ जाएगा, ब्रह्म माने ब्रेन, ब्रह्म माने ब्रेन, जहां ब्रेन की बात आ जाए। भाई बुद्धिमत्ता, आपके अंदर इंटेलिजेंस कितना है, आपके अंदर इंटेलिजेंस कितना है, आपके अंदर याददाश्त कैसी है, आप कोई चीज पढ़ते हो तो कितने समय के लिए याद रख पाते हो, याददाश्त, आप चिंतन कैसा करते हो, जरूरी है, चिंतन मनन ये सब जरूरी है, ठीक है। और ये सब होता है किससे? याद रखिए सेरिब्रम से। तो तीन शब्द मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेड है। देखिए सब आपको लगता है ना कि क्वेश्चन कहीं बाहर से आता है, बाहर से नहीं बनता है। अगर आप सही वे में पढ़ाई करेंगे तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सेरिब्रम यानी ब्रेन की बात करेगा, सेरिबेलम यानी शरीर के संतुलित करने की बात करेगा, हाइपोथैलेमस आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। ये तीन बातें हो गई, तीनों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का कब्रगाह या शरीर का ब्लड बैंक, दो क्वेश्चन छिपा हुआ है इसमें। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, वहीं पर आरबीसी आके मर जाता है। क्या होता है? आरबीसी आके वहां पर मर जाता है। यहां पर दोस्तों एक तरह की भक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, बड़ी खतरनाक होती हैं। और जहां पे आरबीसी बढ़ता है ना, वहां पे पीला पीला लिक्विड बनता है। यही लिक्विड आगे चल के क्या कहलाता है पता है? पीलिया रोग जिससे होता है, शरीर में पीलेपन की मात्रा बढ़ जाती है, बिलुब्रीन। क्या नाम है? बिलुब्रीन। क्या यार सब पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में बहुत कुछ आ जाता है। बिलुब्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलुब्रीन। तो आप कभी जाइए पीलिया टेस्ट कराने जाएंगे ना, तो आपके पर्चे पर कभी पीलिया नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मैं नॉर्मल पढ़ाता हूं, सुनिए, उस पर पीलिया नहीं, उस पर लिखा होता है बिलुब्रीन। शरीर में बिलुब्रीन की मात्रा बढ़ गई, वही बिलुब्रीन आपके बताता है। वो तो हम लोग जानते हैं ना पीलिया उसको नाम से, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहां पर जो आरबीसी की कब्रगाह है वो कहां पर है? तो याद रखिएगा। एक और चीज यहां पर देखिए, दो प्रश्न का शरीर का ब्लड बैंक भी पूछा है, तो आरबीसी का कब्रगाह पूछे तो हो जाएगा यकृत, जो लीवर होता है, ठीक है, उसमें। इसको जिगर भी बोलते हैं। लीवर को क्या बोलते हैं? जिगर भी बोलते हैं। तो याद रखिए, जिगर में, लीवर में आरबीसी की कब्रगाह होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्लस वो जो बिलुब्रीन होता है, ठीक है, वो वहां पर एक थैली में स्टोर भी होता है, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। और शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, ठीक है। तो प्लीहा भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनता कहां है? तो शरीर का अस्थिमज्जा जो होता है, अस्थियों के बीच में, तो वहां पर इनका निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो शरीर में दो जोड़ी जो है ग्लैंड पाया जाता है जिससे आंसू निकलता है, उसका नाम है लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल, तो कैसे याद करेंगे? लय अलग कर दीजिए, अक्राई, क्राई माने रोना, रोना, क्राई, क्राई माने रोना, तो इसके नाम में लगा हुआ लैक्राई, क्राई माने रोना। तो याद रखें लैक्राइमल ग्लैंड क्या हो जाएगा? लैक्राइमल ग्लैंड। जरा
गर्मी दूर किया जाए पहले, नहीं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो कह रहा है कि किस आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो याद रखिए 2 जोड़ी में बोल दिया था क्या, 2 जोड़ी नहीं 1 जोड़ी होता है, क्योंकि 1 जोड़ी में 2 पीस होते हैं। ठीक है, 2 जोड़ी नहीं होता है, यहाँ पर होता आंख में, तो याद रखिएगा लैक्राइमल ग्लैंड बोला जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा किस का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कोबाल्ट 60 आपको पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, कोबाल्ट 60। ठीक है, आपने कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट वैसे B12 को बोला जाता है, वो अलग है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में आता है। मैं कोबाल्ट 60 की बात कर रहा हूं, इससे कैंसर रोग का इलाज भी किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। करा जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जंतु विज्ञान का। तो जंतु विज्ञान का पिता पूछे तब बताइए अरस्तु उत्तर है। क्या बताएंगे, अरस्तु। ठीक है, सिकंदर के गुरु माने जाते हैं अरस्तु, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, तो याद रखेगा अरस्तु आपका सही उत्तर हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस। क्या नाम है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा विज्ञान का पिता। याद रहेगा क्या, अब गलती से और जल्दीबाजी में गलत उत्तर मत करिएगा। अब अगर गलत उत्तर करेंगे भाई जिम्मेदारी आपकी है, क्या क्या मैं आपको बताऊंगा, बताइए, तो इसको याद रखिएगा। कह रहा कोशिका की खोज किसने किया था, देखिए कोशिका की खोज काफी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट, क्या नाम है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम है जिन्होंने कोशिका की खोज किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो की खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था। ठीक है, ये सब याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वाटसन क्रिक ने डीएनए की खोज किया। ठीक है, डीएनए की जो संरचना होती है उन्होंने बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। तो कैसे याद रखा जाए, कोशिका, कोशिका दोस्तों हमारी शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना, यही कोशिका मिलकर उतक बनाती, उतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सबसे पहले जो है कोशिका की खोज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कोशिका आता है और सबसे पहले गवर्नर जनरल एक हुआ करता था जिसने अंग्रेजी राज्य की स्थापना भारत में किया, रॉबर्ट क्लाइव नाम था, सुने थे ना। 1757 का प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति रहता है, ठीक है, मीर जाफर, उसके धोखेबाजी के कारण जो है सिराजुद्दौला मारा जाता है और सिंहासन किसके हाथों में चला जाता है, मीर जाफर के हाथों में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है मीर जाफर ने जा करके चुपके से किसके साथ संधि कर रखी थी, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव वहां की पहली कड़ी और कोशिका यहां की पहली कड़ी। तो कुछ ऐसे जोड़िए, जोड़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, मैं तो ऐसे जोड़ जोड़ के याद किया हुआ हूं। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात समझते होंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किया था। करेक्ट, कौन सी कोशिका सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछता तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है पूरे शरीर की। और सबसे छोटी कोशिका कौन माना जाता है, तो याद रखिए स्पर्म को माना जाता है। वैसे भ्रूण का स्पर्म जो होता है, या इसको माइक्रोप्लाज्मा भी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी बोलते हैं और स्पर्म भी आप बोल सकते हो। शॉर्टकट में स्पर्म ही ज्यादा पूछता है, कभी टिपिकल पूछ दिया तो गैलीसेप्टिकमा या भी याद रखेगा या फिर माइक्रोप्लाज्मा याद रखेगा। शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, अच्छा कई लोगों को ये भी लगेगा सर बड़ा आसान क्वेश्चन है, अरे पहला लेक्चर है मेरे भाई, थोड़ा वेट तो करो। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पहले बता चुका हूं, तंत्रिका तंत्र होती है सबसे बड़ी। और कह रहा सबसे बड़ी कोशिका किस जंतु की होती है, यहां से क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। शरीर का पूछेगा तो अलग उत्तर होगा, और ऐसे जनरली कभी पूछ दिया तो ऑप्शन देखिएगा आपसे पूछ क्या रहा है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, बड़ा तेजी से दौड़ता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो इस धरती का, इस पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ी कोशिका उसका माना जाता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे का, तो इसको याद रखेगा। कह रहा किस कारण पत्तियों का रंग पीला और हरा होता है, दोनों बताना है आपको। पत्तियों का रंग पीला और हरा किस कारण होता है, तो हरा होने का कारण तो सभी को पता होगा कि भाई पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और उसकी वजह से जो है ये हरा होती है। या कई जगह पे आप सुनते होंगे मैग्नीशियम की वजह से हरा होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बताइए पीला किस वजह से होती है, पीला। अब मैं जो आपको बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पीला होती है कैरोटीन की वजह से। हाँ, पौधों की पत्तियों का पीला होने का कारण क्या है, कैरोटीन। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, कहीं कहीं पे पोटेशियम भी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, पोटेशियम। तो दोनों तीनों चारों बात याद रखिए। ठीक है, तो पोटेशियम भी याद रखिए, क्लोरोफिल भी याद रखिए, मैग्नीशियम भी याद रखिए और कैरोटीन भी याद रखिए। ठीक है, मामला देखिएगा परीक्षा में आता क्या है, भाई कहीं से कुछ भी कर लेता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैरोटीन और मैग्नीशियम दे रहा है। ठीक है,
आगे देखते हैं पीला और हरा दोनों दिखेगा। हरा क्लोरोफिल के कारण हरी दिखती है, होता मैग्नीशियम है। दोनों उत्तर सही है, क्लोरोफिल भी सही है और मैग्नीशियम भी सही है हरे के लिए, और पीले के लिए कैरोटीन भी सही है और पोटेशियम भी सही है। पोटेशियम याद कर लीजिए, ठीक है। कर फलों के छिलके एवं फूलों में कौन सा लवक पाया जाता है? कोई भी फल का जो छिलका होता है, जो फूल होते हैं, उसमें लवक बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा था ना। देखिए आसान तो तब लगता है जब 4 ऑप्शन दे देता मैं, तब आसान लगता आपको, अभी आसान नहीं लगने वाला। जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, स्पीड में जल्दी से बताइए। सबसे जो फलों का छिलके होते हैं, जो फूल का बाहरी हिस्सा होता है, किसके बने होते हैं? वर्डी लवक। कौन सा होता है? वर्डी लवक, ठीक है। तो याद रखेगा वर्डी लवक आपका सही उत्तर। कौन सा लवक पाया जाता है? वर्डी लवक। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, तो याद रखिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको? लाइसोसोम को। दो नाम है, एक होता है राइबोसोम, एक होता है लाइसोसोम। परीक्षा में गलत कर देते, दोनों ऑप्शन देता है जानबूझकर, है जानता है कि ज्यादातर बच्चे गलत ही करेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर होता है लाइसोसोम। तो लाई माने तो टेल लाई, ठीक है। तो लाइस याद रखें, लाइसोसोम और लाइसो में क्या होता है? मर जाते हैं, ठीक है। सोम, ठीक है, लाइसोसोम। एक होता है राइबोसोम, ठीक है। तो वो आत्महत्या की थैली, यहां लाइसोसोम करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। भाई प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक फैक्ट्री है, एक थैली है। एक पे प्रोटीन ही प्रोटीन है राइबोसोम में, और एक आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम। 50 बार बोल दिया, अब ज्यादा मत बुलाएं, ठीक है। केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं। जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम के नाम जानते हैं, ये किसके बने होते हैं? या तो प्रोटीन के बने होते हैं या फिर जो होता है डीएनए के बने होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों याद रखेगा। डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। प्रोटीन भी याद रखेगा। शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, ठीक है। तो याद रखेगा फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवालों के अध्ययन को, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, अभी आपने सुना होगा, हाल ही में न्यूज में आया था कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र की, उस झील का रंग पहले हरा हुआ करता था, बाद में पता चला गुलाबी से लाल हो गया। तो जब वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पता चला उसमें शैवालों की मात्रा बढ़ गई, और शैवाल में भी एलगी नाम के शैवाल थे, उनकी मात्रा बढ़ जाने से ऐसा हुआ, ठीक है, कलर चेंज दिखाई दिया। तो काफी इंपॉर्टेंट था। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी पाई जाती है? तो सबसे बड़ी होती है लीवर। क्या होता है? लीवर। यकृत जो होता है, हिंदी में दे दिया लीवर जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरे नंबर पे आता है अग्न्याशय आता है, पैंक्रियाज उसको बोलते हैं, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला। एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई? वो क्या होता है ना, इस पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके वजह से कभी कभी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड किसके कहा जाता है बताइए? मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मस्तिष्क में होता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करना पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है। अरे तभी तो इसको मास्टर नाम दिया गया, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो याद रखेगा पिट्यूटरी ग्लैंड है, सॉरी पीयूष ग्रंथि, ठीक है, तो याद रखेगा। रक्तचाप को नियंत्रित करता है, मैंने पहले बता दिया, हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हो सकता है, अच्छा यहाँ पे मेडुला दे रहा है, हाइपोथैलेमस किसके अंडर में आता है? वो मेडुला ग्रंथि के अंतर्गत आता है। तो परीक्षा में ज्यादातर हाइपोथैलेमस ही देता है, नहीं दिया है तो उसके ऊपर का है। जैसे अब आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं इंसुलिन का श्रावण होता है, और परीक्षा में आपसे दे दिया पैंक्रियाज, अग्न्याशय, ठीक है, तो सही बात है, अग्न्याशय के अंदर से इंसुलिन निकलती है, ठीक है। या किसी परीक्षा में अग्न्याशय न देकर आपसे पूछ दिया बीटा कोशिकाएं, ठीक है, अग्न्याशय के अंदर एक बीटा कोशिकाएं होती, उनसे निकलता है, ठीक है, पैंक्रियाज के अंदर, तो वो भी सही है। तो आप ऐसे में समझिए कि भाई आपसे पूछ क्या रहा है, शरीर के अंदर की, हो सकता है किसी हिस्से के अंदर जाके बोले, ठीक है। तो याद रखेगा, यहाँ मेडुला जो होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा अलग होता है, मेडुला अलग होता है, उसके अंतर्गत आता है, शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कह रहा इंसुलिन का स्राव कहां से? लो इंसुलिन का नाम लिया और आ गया। तो इंसुलिन का स्राव होता है अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से। वहां पर भी एक होता है दोस्तों, मुझे नाम याद रहे, लैंगरहैंस द्वीप होती है, वहां के पास से निकलता है, ठीक है। तो वो चीजें आप याद रखेगा, ठीक है। और इंसुलिन का अगर शरीर में निर्माण बंद हो जाता है तो ऐसे में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता है, और व्यक्ति को डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है, जिसे मधुमेह या शुगर के नाम से हम जानते हैं। कह रहा शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की
गति को नियंत्रित करता है। भाई शरीर का वृद्धि करना है मेटाबॉलिज्म के लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो जिम्मेदार होता है थायरॉक्सिन। कौन होता है? थायरॉक्सिन जिम्मेदार होता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां भी देखिए अलग अलग दे सकता है, जैसे शरीर की वृद्धि के लिए अलग अलग से पूछे आपके, तो याद रखिए शरीर की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रोटीन भी जिम्मेदार होता है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, और प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर नामक रोग होता है। ये सब याद रखिए, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ध्यान से, करा टमाटर लाल रंग का हो जाता है, तो काफी आसान क्वेश्चन बच्चों वाला। ठीक है, लाइकोपीन पाया जाता है दोस्तों टमाटर में, जिसकी वजह से टमाटर लाल हो जाता है। ठीक है, ये तो मैं पूरा पढ़ा दिया हूं। लेक्चर नंबर 1 केमिस्ट्री में देखेंगे, वहां कौन सा चीज किसके वजह से कैसा होता है वो आपको पढ़ाया जा चुका है। पूरी सीरीज आप देखिए आप किसी चैनल पे आए, 1-2 वीडियो देखें तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। आप आए हो ना स्टडी 91 पे, बिलीव कर रहे हो तो रुको और पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के लिए अथाह चीजें दी गई हैं। इससे ज्यादा मटेरियल और इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैं बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, विश्वास नहीं होगा तो रुक के देख लेना। करा मनुष्य के लिंग का निर्धारण निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर होता है? भाई क्रोमोसोम के ऊपर। और किसका क्रोमोसोम, किसका गुणसूत्र? मनुष्य में पुरुष का या महिला का? तो याद रखें पुरुषों के गुणसूत्रों पर, क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, जो XY होता है। ठीक है, महिलाओं का XX होता है, पुरुषों का XY होता है। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता कैसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांतों के ऊपर पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व होता है, जो व्हाइट कलर का दिखता है दांत में ना, ये इनेमल होता है। ये पूरे शरीर में सबसे कठोर होता है। इनेमल जो होता है पूरे शरीर में सबसे कठोर होता है। इसके बाद कौन सा होता है? तो खोपड़ी होती है। ठीक है, याद रखिए पहले नंबर पे ही होता है। ठीक है, इनेमल होता है, व्हाइट वाला हिस्सा इनेमल कहलाता है। ये सबसे कठोर हिस्सा होता है। ठीक है, शरीर का। किस पौधों का बीज फल से नहीं ढकता है? देखिए अगर फल से ढक गया तो आवृत्त बीजी उनको कहा जाता है, और फल से नहीं ढका तो उनको अनावृत्त बीजी कहा जाता है। ये पूछ रहा कौन सा नहीं ढका है, किसका बीज? मान लीजिए कोई बीज होगा, नहीं ढका होगा तो फूल बन जाएगा, ढक जाएगा तो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अनावृत्त बीजी। ठीक है, अनावृत्त बीजी इसको नाम देते हैं। अना यानी नहीं ढका है, आवृत्त बीजी मतलब ढक गया। ठीक है, ऐसे समझिए। चलिए आगे देखते हैं, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाई जिस फील्ड में आप सब्जियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। ओलेर लेना। ठीक है, ओलेरी कल्चर कहा जाता है सब्जियों के अध्ययन को। ठीक है, अलग अलग है, हार्टिकल्चर अलग है, एग्रीकल्चर अलग है, पोमो अलग है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। जैसे फ्लोरिकल्चर में स्पेशली फ्लावर आता है। ठीक है, हार्टिकल्चर में बागान की बात करते हो, बागान की, और ओलेरी कल्चर में सब्जियों की बात करते हो। तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, सब आपको केमिस्ट्री के पहले वाले पार्ट में पढ़ाया गया है। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने किया? देखिए इसके पहले हमने बताया आपको कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने, पूरी कहानी बताया ना रॉबर्ट क्लाइव की, तो याद रखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया। केंद्रक जो होता है शरीर में पाया जाता है, केंद्रक की खोज किसने किया? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन। नाम सेम है, वहां पे हुक था, यहां पे ब्राउन है। ठीक है, हुक याद रखे, हुक ने कोशिका की खोज किया सबसे पहले, और कोशिका अलग है, केंद्रक अलग होता है। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक है, तो याद रखिएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन और क्रिक ने बनाया था, बताया ना आपको, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, शरीर के किस भाग में रक्त बैंक पाया जाता है? वही प्लीहा बता दिया हूं आपको, प्लीहा, शरीर में प्लीहा होती है, उसी को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता था? भूल गए? भूलिएगा मत, नहीं तो समझ लीजिए खैरियत नहीं है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, और आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, आरबीसी का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 120 दिन का, उसको भी याद रखिए। चलिए आगे देखिए, करा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण किसमें होता है? पढ़ा चुका हूं, अस्थिमज्जा में। किसमें होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाएं, इनका निर्माण होता है किसमें? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? प्रोटीन भाई किसमें पचता है? अमाशय में पचता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, अमाशय जो हमारा स्टमक होता है। ठीक है, वैसे शरीर में पाचन का कार्य मुख से ही चालू हो जाता है। मुख में टाइलिन होता है, लार, ठीक है, वो पचाने में सहायक होता है, तो मुख से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन प्रोटीन कहां पचता है? तो याद रखिए अमाशय में पचता है, और अमाशय में ही HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है? खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसको याद। फिर अमाशय से भोजन कहां पहुंचता है? छोटी आंत में। और अच्छा, पहले क्या था दोस्तों, बायोलॉजी को मैंने कॉपी पे पढ़ा रखा था, पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ा दिया। अब क्या है, बायोलॉजी को डिजिटल कर रहा हूं। ठीक है, तो इस समय बायोलॉजी का डिजिटल लेक्चर मैं 15 लेक्चर दे चुका हूं, और
आगे बायोलॉजी का डिजिटलीकरण करूंगा, समय मिलेगा तब। क्या है कि मेरा फोकस अभी ये है कि जो नहीं पढ़ा है पहले वो पढ़ा लिया जाए आपको, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्जिमा, एक्जिमा रोग किससे संबंधित है दोस्तों? इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एक्जिमा रोग दोस्तों ये चर्म रोग से संबंधित होता है, ठीक है। एक्जिमा एपिडर्मिस वैसे बोलते हैं इसको, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तंत्रिका, तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? भाई शरीर में सबसे बड़ी कोशिका भी मैंने आपको बताया था पीछे, तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन बना है, वो न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन से मिलकर ही पूरे तंत्रिका तंत्र की ढांचा तैयार होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इसीलिए इसके अध्ययन करने वालों को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, न्यूरॉन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? जो सफेद रक्त कण होते हैं दोस्तों, उनको स्पेशली क्या नाम दिया जाता है? व्हाइट ब्लड सेल को, तो उसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोरिया सुने ना, उसमें सफेद पानी निकलता है, उसी से याद कर लीजिए ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये सफेद रक्त कणिकाएं होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? वही न्यूरॉन वाले होते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र आप बोलिएगा स्पेशली, वो सही उत्तर होगा, न्यूरॉन नहीं बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? हैप्पी मैन को। किसको बोला जाता है? तो याद रखेगा, मैं ऐसे हनी मैन को जनक कहा जाता है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक जैसे चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जनक चिकित्सा विज्ञान, पीछे पढ़ा है ना, हिप्पोक्रेटस, ठीक है। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और हनी मैन किसको कहा जाता है? वो होम्योपैथिक के जनक है, ठीक है। तो सैमुअलसन हनी मैन पूरा नाम है, तो उसको याद रखेगा। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ और जल का अवशोषण किसमें होता है? देखिए याद रुकिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए जल का अवशोषण दो जगहों पर होता है, छोटी आंत में भी होता है और बड़ी आंत में भी होता है, ठीक है। उत्तर दोनों सही हो सकता है, लेकिन अब आपको देखना है कि जल के अलावा क्या दिया। अवशिष्ट पदार्थ अगर दिया है तो याद रखिए छोटी आंत सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देता है कि बचे खुचे मिनरल्स, ठीक है, थोड़े बहुत मिनरल्स जो लमड़ बड़े होते हैं वो बड़ी आंत में भी होते हैं, तो परीक्षा में जरा ध्यान से आप उत्तर करिएगा, ठीक है। और इसका उत्तर फिलहाल क्या हो जाएगा? आपका छोटी आंत हो जाएगा। लेकिन अगर खाली जल पूछ देता आपसे तो बड़ी आंत उत्तर आ जाता, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया रोग का बताइए जल्दी से। तो मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, यही तो नाम था। मलेरिया रोग का वाक्य क्या है? एनाफ्लीज मच्छर होता है, और प्लाज्मोडियम जो है ये परजीवी का नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? मैंने पढ़ा है पीछे आपको, ठीक है। स्पर्म को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है, स्पर्म को। ओहो, यहां तो सियाटिक दे रहा है। सियाटिक याद रखिए, सियाटिक सबसे छोटी कोशिका नहीं होती है। सियाटिक दोस्तों शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र होती है। क्या होती है? सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र क्या होती है? सियाटिक। सियाटिक ये गलत दिया है, एकदम कंफर्म हूं मैं। कोशिका सबसे छोटी स्पर्म होती है, स्पर्म जो जनन में सहायक होती है, ठीक है। जनन जानते हैं ना, स्पर्म मेल से निकलता है, तो उसको याद रखेगा, स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है, ये गलत है। सियाटिक सबसे लंबी तंत्रिका होती है, बड़ी की बात नहीं करो, सबसे लंबी तंत्रिका होती है, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। करेक्ट। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भाई ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, डार्विन ने ना। विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन जी ने दिया था, तो उसको याद रखेगा, चार्ल्स डार्विन ने। दलहन के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दलहनी फसलें जो होती है, अरे अरहर की दाल वगैरह की जो फसल होती है, उसके जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो बताइए, राइजोबियम ना, राइजोबियम। वो क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट में कन्वर्ट करके इसको पहुंचा देता है, ठीक है। तो याद रखेगा राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बड़ा हेल्पफुल होता है, ठीक है। आगे देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। किसने समझाया था? जैव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आज आपको आसान लग रहे होंगे, मैं तो सीधा क्वेश्चन दे दिया। चलिए बताइए, बताइए विषाणु की खोज किसने किया? बताइए, ठीक है। पीछे वाला भी पूछूंगा अभी आपसे, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। मुंह से बोलिए यार, वीडियो के ऊपर मत निर्भर रहा करिए, ठीक है। बोलिए मुंह से, रॉबर्ट हुक ने किया था। केंद्र की खोज किसने किया? बताइए, केंद्र की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। बोलिए मुंह से। डीएनए की संरचना किसने बनाई? वाटसन क्रिक ने बनाई। बोलिए मुंह से, ठीक है। ऐसे करके याद करें। विषाणु की खोज किसने किया? इवानोव्स्की। क्या नाम है? इवानोव्स्की, ठीक है। तो इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज किया था। ये सब याद रखिए, ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसको याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मास्टर वाले में पीयूष था, गलती से निकला, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया? बताइए, पीछे पढ़ाया हूं। पोलियो का टीका जॉन साल्क, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? जॉन साल्क ने सबसे पहले पोलियो का टीका बनाया, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। तो याद रखिएगा, सही है उत्तर। कहां देखने पे लगे? सुनिए ध्यान से।
तारपीन का तेल किस वृक्ष से मिलता है, यह भी पढ़ाएगा। ज्योग्राफी में पढ़ाएगा, विथ इमेज पढ़ाया था, मुझे याद है। प्राकृतिक वनस्पति एक चैप्टर मैंने पढ़ाया, उसमें डिटेल से पढ़ाया हूं, ठीक है। देखिए स्टडी 91 पूरे यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर सभी विषय आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिलते हैं, और कहीं नहीं मिलने वाला है, यही है वो स्थान, ठीक है। तो सही जगह आ गया। तो जल्दी से बताइए, तारपीन का तेल किससे मिलता है? चीड़ के वृक्ष से। किससे? चीड़ का जो पेड़ होता है उससे तारपीन का तेल मिलता है। सही उत्तर यार, क्या देखोगे तुम। अमातिसार, अमातिसार रोग नहीं होता, इसको बोलते हैं अतिसार रोग। शॉर्टकट में अमातिसार को अतिसार कहा जाता है। अतिसार रोग दूषित जल से वैसे फैलता है। देखते हैं यहाँ क्या ऑप्शन है, अमीबा से। अब दूषित जल यानी गंदे पानी में क्या होता है? अमीबा होता है, ठीक है। तो मुझे तो यही आता है, अमीबा भी याद रखेगा, वो भी आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो याद रखेगा अमातिसार या अतिसार रोग, खासकर दूषित जल से। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? सवालों के अध्ययन को हमने पढ़ा है पीछे, फाइकोलॉजी ना, और कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ओंकोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखेगा। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है बताइए? रेनिन नाम का एंजाइम होता है दूध में। क्या होता है? रेनिन नाम का एंजाइम होता है दूध में, जो दूध के पचाने के लिए सहायक होता है, ठीक है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन होता है, ठीक है। क्या होता है? केसीन। तो उसको भी याद रखे। खत्म हो गया क्या? वाह, गजब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, खत्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा कि अभी आगे और भी है। पढ़ाते पढ़ाते अंदाज नहीं लगता है कि कब चैप्टर एंड हो जाता है। तो मजा तो आया होगा। पहले तो आप लोग डिमांड करिए कि सर हाँ इस तरह की क्लासेस आप दीजिए। रही बात कठिन प्रश्नों को देने की, मैं कठिन प्रश्न भी दूंगा, लेकिन शुरुआत अगर किसी चीज से। अच्छा आप बताओ, आप कहीं डे 1 जाते हो तो पहले दिन क्या मतलब मैं आपको एकदम पागल कर दूं, परेशान कर दूं ताकि आपका मन न लगे? तो धीरे धीरे ऐसी चीजों को दिया जाता है। मैं जानबूझ के देता हूं कि आपको भी फील हो कि नहीं मैं एकदम जो है कमजोर नहीं हूं इस विषय में, मुझे है जानकारी है। और मुझे लगता है जो लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे स्टडी 91 पर, उन्हें 100% क्वेश्चन आ रहा होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ इस तरह की प्रैक्टिस सेट अगर लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे हर विषय का इस तरह से प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल करा सकूं। अगर लगातार आप देखने की आदत डालेंगे ना तो जान लो हर एक एग्जाम निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा यार। पता 10-15 लेक्चर अगर मैं बायोलॉजी पढ़ा दूं, केमिस्ट्री पढ़ा दूं, तो आप लोग कहोगे सर अब कुछ बचा ही नहीं है यार। क्या बचेगा? क्या कहां से बचेगा बताओ? 1500 क्वेश्चन अगर आपको करा दिया जाए, क्या कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। फिर आएंगे हम लोग जो एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर, उसको हल कराऊंगा मैं आपको। पढ़ने के लिए देखिए बहुत चीजें हैं, ठीक है। और सबसे बेहतरीन चैनल है बन के आने वाला, आगे उभरने वाला। तो जल्दी से भैया आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी। देखिए जो लोग वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ते हैं, मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूं उनसे, आपके डाउनलोड करने से मेरा बड़ा नुकसान होता है। क्यों? एक्चुअली यूट्यूब क्या करता है ना, यूट्यूब ये देखता है कि कितने बच्चे हैं जो आपके चैनल को ऑनलाइन देखते हैं। अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तब मेरा फायदा होता है, आप ऑनलाइन नहीं देखते हैं, डाउनलोड करके देखते हैं, तो मेरा कोई फायदा नहीं होता है। और ज्यादातर बच्चे करते यही हैं। तो मैं बार बार निवेदन करता हूं कि ठीक है, आपको पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है, आप डाउनलोड करके पढ़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरा फोकस है कि आप पढ़ो, पहला फोकस हमारा ये है। लेकिन अगर आप हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है, आप कुछ भी मानिए, मुझे अपना गुरु मान लीजिए, अपना भाई मान लीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों कि जिस टाइम आप फ्री हो ना, जब आपको न पढ़ना रहे, कम से कम तब वीडियो प्ले करके छोड़ दीजिए, ताकि हमारा वॉच टाइम मिनट बनता रहे, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है चैनल को आगे ले जाना। कैसे आगे ले जाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। हमारा और कौन है, मैं किससे जाऊंगा कहने? अगर मुझे कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई कष्ट है, आप ही मेरे परिवार हो ना, तो मैं तो आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये मेरी दुख था और मैंने आपसे बता दिया। देखते हैं कितने लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, आपकी बात है। अपने दिल की बात कहना था, कह दिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करिए, कमेंट और लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।